मेंटल गेस्ट जुड़ रहे हैं। महेश पाटिल को सीईओ बिरला म्यूचुअल फंड के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। महेश, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। आज हमसे आपकी बात हो रही है। आज पॉलिसी का दिन है। ये मैं सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। इन्फ्लेशन सबको पता है कि लगभग हर हाउस होल्ड के अंदर आ गया है, हर घर में आ गया है, तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स पे तो आएगा ही। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो आरबीआई साहब, गवर्नर साहब की जो गवर्नमेंट कमेंट्री होगी, उसको बाजार कैसे एनालाइज करेगा? क्या देखना चाहेंगे आप? क्या किन बातों पे ध्यान रखेंगे उनकी कमेंट्री में, और बाजार कैसे रिएक्ट करेगा फिर सब्सिक्वेंटली? गुड मॉर्निंग। सो जैसे आपने देखा है कि ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स जैसे फेड है, जिसने अभी काफी हॉकिश स्टांस ली है और काफी रफ्तार से रेट इंक्रीज की बात की है। और इन्फ्लेशन जैसे आपने बताया वो सबसे ज्यादा वरी है अभी ये मार्केट में। सो इंडिया में अभी तक इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो फिर भी वर्ल्ड का इन्फ्लेशन उसके मुकाबले काफी कंट्रोल में है। यहाँ पे सीपीआई अपना अराउंड 5.5% है। सो बट जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस अभी ऊपर जा रही है, ऑयल एंड अदर मेटल प्राइसेस, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे आएगा। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ तक अभी तक आरबीआई की जो पॉलिसी स्टांस रही है वो काफी अकोमोडेटिव रही है, कि ग्रोथ को ज्यादा स्टिमुलेट करने के उसके ऊपर ज्यादा रुझाव है उसका। बट अभी जो ग्लोबल जो माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए आरबीआई अपना स्टांस चेंज करता है कि नहीं, यहाँ पे वो देखना पड़ेगा कि पॉलिसी रेट इंप्रूव कर रहे हैं। हमारा तो ख्याल है कि इट माइट स्टिल टेक अ पॉज एंड देन गिव सम डायरेक्शन। आई थिंक जो कमेंट्री होगी आरबीआई की उसमें थोड़ा रुझाव होगा कि इन्फ्लेशन का जो नंबर है किस हद तक वो कंफर्टेबल है। अभी 4% या 6% का वो देखना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं पॉलिसी में। बट आई थिंक मार्केट के हिसाब से मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन तो कर ही लिया है कि रेट्स इंक्रीज होंगे। हमने देखा है कि बॉन्ड डील्स यहाँ पे भी ऊपर आ गए हैं। और मुझे लगता नहीं है कि इवन आरबीआई का अगर स्टैंड थोड़ा चेंज होता है और उन लोग सिग्नल करते हैं कि यहाँ से अभी रेट हाइक्स चालू होंगे, बट उसकी जो पेस है इंक्रीज, आई थिंक वो अभी भी कम रहेगी। आई थिंक तो उसके कारण ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया होगा। ओके, ठीक है। थोड़ी देर पहले भी आप तस्वीरें भी देख पा रहे थे जिसमें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास अपने ऑफिस में जा रहे हैं, अपने कुलीग से मिलेंगे और आधे घंटे के बाद आपको सबसे पहले और विद एनालिसिस और अच्छे गेस्ट के साथ आप ईटी नाउ स्वदेश पे इसका कवरेज भी देख पाएंगे। पोल आपकी स्क्रीन पे लगातार दिख ही रहा है कि इस बार स्टांस क्या रह सकता है आरबीआई का। अच्छा महेश, एक क्वेश्चन और भी था कि ओवरऑल बैंकिंग में जैसे दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो सरकारी और दूसरा प्राइवेट, ज़्यादा कन्विक्शन आपका कहाँ पे है अभी? बैंकिंग सेक्टर में अभी काफी अच्छे माहौल से गुजर रहा है। यहाँ पे एक तो जो एनपीएज है, बैंक्स के एनपीएज है, वो अभी काफी हद तक नीचे आ गए हैं। कॉर्पोरेट एनपीएज अभी बहुत ही नीचे आ गए हैं। सो उसका बेनिफिट दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मिलेगा और पीएसयू बैंक्स को भी मिलेगा, बिकॉज पीएसयू बैंक्स में एसेट क्वालिटी का हमेशा कंसर्न रहा करता है। बट अभी जो साइकिल है एसेट क्वालिटी का वो काफी फेवरेबल है, तो उसका बेनिफिट पीएसयू बैंक्स को भी मिलेगा। और हालांकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें प्राइवेट बैंक्स के ऊपर ही ज्यादा रुझाव रहेगा, बिकॉज वहां पे ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहेगी, क्रेडिट लोन ग्रोथ, और वहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो बात करते हैं, ओके, वो भी काफी अच्छी है कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स, और वेल कैपिटलाइज है। बट नियर टर्म में आई थिंक पीएसयू बैंक्स के नंबर्स भी अच्छे आने की उम्मीद है। जैसे मैंने बताया कि वहां पे बिकॉज ऑफ एनपीएस इन द लास्ट 2-3 साल में काफी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आई थी, वो अभी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। तो सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स, ओके, जो बड़ी पीएसयू बैंक्स हैं जहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो अच्छा है, और जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप में भी कॉन्फिडेंस है, वहां पे हम देख सकते हैं। बट ज्यादातर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही अच्छे करें, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स स्टेडीली पीएसयू बैंक से मार्केट शेयर करते आ रहे हैं कई सालों से, और आगे भी जाके मार्केट शेयर गेन करेंगे। ऑलराइट,
गुड मॉर्निंग महेश, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। प्रियंका यार, बैंक्स पे एक और आपका व्यू जानना चाहेंगे कि जाहिर तौर पर बाजार अब इसे एक इस व्यू से भी देखना चाहेगा, मार्केट पार्टिसिपेंट इस व्यू से भी देखना चाहेंगे, वुड लाइक टू नो योर व्यू आल्सो कि जितने भी टेक इनेबल्ड सोल्यूशन जो बैंक्स अब ऑफर कर रहे हैं वो पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब आप यूनियन बैंक को भी देखें, वो भी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टू इनेबल टेक इनेबल्ड सर्विसेज। सो ऐसे में क्या आप भी इस व्यू को मानते हैं कि वहां पर ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे स्पेसेस में ज्यादा रिवॉर्डिंग आप एक्शन देख सकते हैं? सो हमने देखा है कि जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट, वो हर एक सेक्टर में हो रहा है। तो बैंक्स में भी जैसे नए कंपनीज आ रहे हैं, फिनटेक कंपनीज जो आ रही है, वो बैंक्स को थोड़ी काफी मात्रा में डिस्टर्ब कर सकती है। तो आई थिंक बैंक्स के पास चॉइस नहीं है बल्कि टू अडॉप्ट डिजिटल एंड डिजिटल की तरफ, टेक की तरफ इन्वेस्टमेंट करें। उनकी जो कैपेबिलिटीज है, टेक कैपेबिलिटीज, उसको इम्प्रूव करें। अगर वो नहीं करते हैं तो वो बैंक्स पीछे रह जाएंगी, और जो टेक सेवी बैंक्स है जहाँ पे टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड पे इनेबल की है, वो आगे जाके मार्केट गेन कर सकती है। सो आई थिंक बहुत जरूरी है बैंक्स को कि उसके तरफ इन्वेस्टमेंट करें, और काफी बैंक्स अभी कर रही है, उनकी जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसको अपग्रेड कर रही है। सो द बैंक्स में वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी कि नॉट ओनली एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, लीडरशिप, बट टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है और कितना अप टू डेट है, वो इम्पोर्टेंट रहेगी फॉर बैंक्स को कॉम्पिटिटिव अगर रहना है आगे जाके, तो वो बहुत जरूरी है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि कौन सी बैंक्स उसके तरफ इन्वेस्टमेंट कर रही है बिफोर इन्वेस्टिंग। महेश, जो फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स के पहले अपडेट्स आ रहे हैं कंपनीज के, चाहे वो बैंकिंग, कंज्यूमर हो, चाहे वो कंज्यूमर में कुछ वीकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ एनबीएफसीज में डिस्बर्समेंट काफ़ी अच्छे हुए हैं, रियल एस्टेट में मिक्स्ड है, लोधा का अच्छा था, कुछ और का शायद थोड़ा वीक। आप किस तरह से देख रहे हैं अर्ली ट्रेंड्स जो भी Q4 रिजल्ट्स के आते जा रहे हैं? सो अभी नंबर्स तो आने बाकी है, स्टिल अर्ली डेज, बट ये क्वार्टर में एक तो दो तरह के इम्पैक्ट है। एक तो कमोडिटी प्राइसेस जो ऊपर आ गई है, उसके कारण कंपनीज जहाँ पे बड़ी हिट आ रही है, स्पेशली मेटल्स, कोल और अदर एनर्जी प्राइसेस, जहाँ पे इनपुट है, वहाँ पे कंपनीज में थोड़ा मार्जिन इम्पैक्ट आ सकता है ये क्वार्टर में। जैसे कि एग्जांपल सीमेंट सेक्टर हुआ, वहाँ पे आपने देखा है कि एनर्जी कॉस्ट हैव गॉन अप, कोल प्राइसेस हैव गॉन अप, और डिमांड अभी भी थोड़ी वीक है, तो वहाँ पे मार्जिन में प्रेशर आ सकता है। ऑटो सेक्टर में भी हमने देखा है कि सप्लाई साइड इश्यूज हैं, सो उसके कारण वॉल्यूम में इम्पैक्ट है, और मेटल प्राइसेस जैसे स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, उसके प्राइसेस दाम काफी ऊपर आ गए हैं, तो पूरी प्राइस इंक्रीज तो कर नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। सो काफी सेक्टर्स हैं जहां कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ड्यूरेबल्स के, वहां पे भी मार्जिन प्रेशर आ सकता है। आई थिंक खाली सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर हुआ, यूटिलिटी सेक्टर, पावर सेक्टर हुआ, या ऑयल एंड गैस सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, वहां पे इतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगी, नेगेटिव इम्पैक्ट, जो कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन है उसके कारण। सो आई थिंक ये क्वार्टर के नतीजे, फोर्थ क्वार्टर के, इसके कारण काफी मिक्स्ड रहेंगे, और आई थिंक इवन अगले क्वार्टर में भी, फर्स्ट क्वार्टर में भी उसका इम्पैक्ट है, पूरा इम्पैक्ट कमोडिटी प्राइस का आ सकता है। सो हमें लग रहा है कि ये क्वार्टर के बाद थोड़े FY23 के जो अर्निंग्स ग्रोथ है, निफ्टी के अर्निंग्स ग्रोथ है, वो थोड़े डाउनग्रेड हो जाएंगे, और उसका अंदाजा एक क्वार्टर के नतीजों के बाद ही हम कर पाएंगे। महेश जी, जैसे पूरा अभी सर्कल डिस्टर्ब हुआ कमोडिटीज़ का, क्रूड ने भी एक सडन स्पाइक दिखाया, 75 वाला क्रूड सीधा 140 तक भी पहुंचा। ये आपको वापस रिपीट होता दिखता है या फिर ये सेटल हो गया? अब ये वन वे था बस, और एक अब जो होना था हो गया, सेटल डाउन हो गया सब कुछ अब? सो आई थिंक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो कहाँ किस मोड पे जाती है उसको बोलना बहुत मुश्किल है, बट जिस तरह से अभी बातें चल रही है, लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा एस्केलेट नहीं होना चाहिए। और एक इनिशियली देयर वाज एनर्जी शॉक व्हिच वाज देयर, राइट, सडनली वॉर आ गया और सप्लाई थोड़ी टाइम के लिए डिस्टर्ब हो गया। हालांकि ऑयल पे अभी तक सैंक्शंस नहीं डाले हैं, क्रूड ऑयल और गैस के ऊपर, बट
और थोड़ी कैपेसिटी भी रैंप अप की जा रही है बाकी देशों से, जैसे कि सऊदी अरेबिया हुआ और यूएस के यहाँ पे उन लोगों ने जो उनकी कंटिजेंसी रिजर्व है ऑयल के वो मार्केट में लेके आ गए हैं। सो ये देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि क्रूड प्राइसेस अभी वापस स्पाइक होंगी जोर से, अनलेस द वॉर सिचुएशन और एस्केलेट होती है। और क्रूड आई थिंक इसके $100 के आसपास ही रहने की उम्मीद है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months। एक अपडेट मैं आज दे दूं, इस बीच HDFC ने 5 करोड़ शेयर बेचे। अब ये 3% जो इक्विटी का हाथ बदला हुआ था बैंक बंधन बैंक पे, उसमें HDFC के 5 करोड़ शेयर भी शामिल हो गए। अब ये इसलिए था इम्पोर्टेंट क्योंकि ये जो मर्जर के बाद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप इतना स्टेक होल्ड नहीं कर सकते, और इसके चलते ये ब्लॉक हुआ था। और ये इस समय हमें सोर्सेज से न्यूज़ आ रही है। आगे चलते हैं। ये जो बड़े NBFCs, इनफैक्ट मैं आपसे एक ब्रॉडर व्यू लूँगा महेश, कि NBFCs के सभी के लिए बोरोइंग कॉस्ट ऊपर जाएगी। जिनके पास लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं, कासा अच्छा है, वो थोड़ा फाइट कर सकते हैं इस मैटर को। क्या NBFCs को अब कहीं ना कहीं या तो बड़े बैंकों के साथ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे या एक्विजिशन टारगेट्स ढूंढने पड़ेंगे, या NBFCs को ग्रोथ इज़ नॉट एन इशू, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और बराबर फ्लो ऑफ लिक्विडिटी ये एक इशू रहेगा, इसलिए ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है इस एरिया में। तो NBFC सेक्टर में काफी कंसोलिडेशन वैसे तो हो गया है। लास्ट टाइम जो NBFC क्राइसिस हुई थी 2.5 साल पहले, और उसके बाद भी जो टाइटनेस थी मार्केट में, अभी तो लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है। काफी NBFCs में कंसोलिडेशन हो गया है। हालांकि NBFCs पूरी तरह से बंद नहीं हुए, बट काफी उन लोगों ने एसेट बुक कर्टेल कर दिया था। सो अभी तो लिक्विडिटी अभी लास्ट 1-1.5 साल से काफी अच्छी है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस थिंग अच्छी है। NBFCs को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे जाके जैसे जैसे रेट्स इंक्रीज होंगे, लिक्विडिटी थोड़ी टाइटन होगी। सो NBFCs को स्पेशली जो स्मॉलर NBFCs हैं वहां पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट आई थिंक सिचुएशन अभी काफी कंट्रोल में है। एसेट क्वालिटी साइड के ऊपर भी अभी ज्यादा जो कंसर्न था पहले, वो भी काफी ईज ऑफ हो गया है। तो आपकी बात सही है कि जो NBFC सेक्टर में जो लार्ज और बड़ी NBFCs है वो उनके लिए थोड़ा बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ रेजिंग कैपिटल, ओके, और एक्सेसिंग टू कैपिटल फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, और वो रहेगा। और उसके कारण अभी छोटी जो NBFCs है वो शायद बैंक के साथ टैप कर सकती है एसेट के साथ की लोन। NBFCs की जो बेनिफिट है वो एक्चुअली एसेट साइड मैनेजमेंट है, राइट, लोन ओरिजिनेशन, वो ज्यादा लायबिलिटी साइड में इतने स्ट्रांग नहीं है। सो आई थिंक काफी NBFCs बैंक्स के साथ टैप कर रही है, अरेंजमेंट कर रही है कि वो एसेट साइड पे फोकस करेंगी, लोन ओरिजिनेशन करेंगी और बैंक्स के लिए ट्रांसफर करेंगी, और बैंक्स उनके लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। और हालांकि कुछ NBFCs जो है, छोटी NBFCs अपनी बुक नहीं ग्रो कर रही है, बैंक्स के लिए सोर्स कर रही है एसेट्स, और उनको उसके ऊपर फी इनकम मिल रहा है। तो ये डिफरेंट मॉडल्स उभर के आ रहे हैं NBFC सेक्टर में। बट क्या जो कंसोलिडेशन हुआ NBFCs में, आई थिंक वो बड़ी NBFCs वो कंटिन्यू टू ग्रो करेंगी और कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से चलते रहेगा।